तो गाइस जैसे कि अब तक हमने देखा, जिन्वू अपनी पूरी ताकत लगाकर बैरू को हरा देता है और चा को बचाने के लिए भी मैजिक पोशन और एलिक्सर ऑफ लाइफ का यूज करता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार जिन्वू चा को कैसे बचाएगा। तब कुछ भी ना कर पाने की वजह से जिन्वू एस रैंक हंटर मिन की बॉडी के पास चला जाता है और उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है। तब मिन की शैडो बिना जिन्वू के ऑर्डर की चा के जख्मों को भर देती है, जिससे कि चा खतरे से बाहर आ जाती है। और हमें ये भी पता चलता है कि मिन की सोल ने खुद जिन्वू को ऐसा करने का आइडिया दिया था। तब बेक जिन्वू को मिन की शैडो को वापस भेजने के लिए कहता है, क्योंकि वो अपने दोस्त को फिर से बैटल में नहीं भेजना चाह रहा होता और उसकी ख्वाहिश होती है कि उसका दोस्त अब शांति से मर जाए, जिस बात को जिन्वू मान भी लेता है और मिन के ऊपर से शैडो एक्सट्रैक्शन को कैंसिल आउट कर देता है। तब यहाँ पर बाहर सारी आर्ट्स बेकाबू हो चुकी होती हैं, क्योंकि उनकी क्वीन तो पहले ही मर गई और किंग को जिन्वू ने मार दिया, जिस वजह से उन्हें ऑर्डर देने वाला कोई नहीं बचा और अब उन्होंने पागलों की तरह इधर उधर हमला करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से बाकी हंटर्स के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई है कि वो अपनी पावर्स को यूज करके उन आर्ट्स को खत्म कर दे, क्योंकि अगर गलती से भी वो आर्ट शहर तक पहुंच गई तो लोगों की जान को खतरा हो सकता है। और क्योंकि यहाँ पर जापान का कोरियन हंटर्स को खत्म करने का प्लान खराब हो चुका है, तो इसलिए जापान हंटर्स का मैनेजर उन्हें वापस बुला लेता है, क्योंकि अब उनके पास बस कुछ ही एस रैंकर्स बचे हैं और अगर उन्होंने उन्हें भी खो दिया तो वो अपनी कंट्री को बाकी गेट से नहीं बचा पाएंगे। तब कोरियन हंटर्स की टीम हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से जाने लगती है और जिन्वू ये डिसाइड करता है कि वो वहीं पर रहकर बाकी सारी आर्ट्स का खात्मा कर देगा। तब जिन्वू अपनी स्वॉर्ड से सारी आर्ट्स को खत्म करने लगता है और ये वही स्वॉर्ड है जो उसे डीमन कैसल के किंग बैरन से मिली। और अब फाइनली वो मोमेंट आ जाता है जहाँ जिन्वू को एक और शैडो मिलने वाली होती है और तब जिन्वू उस ब्लैक आर्ट के ऊपर शैडो एक्सट्रैक्शन का यूज करता है, जिस वजह से उसे अपनी पहली जनरल रैंक शैडो मिल जाती है। और क्योंकि उस शैडो का रैंक बहुत ज्यादा हाई होता है तो वो शैडो बोल पा रही होती है, जिसे देखकर जिन्वू हैरान हो जाता है। मेरे राजा, प्लीज मुझे मेरा नाम दीजिए। मैंने तुम्हें मारा था तो क्या तुम मुझे फिर भी फॉलो करना चाहती? मैं मरा नहीं, बल्कि मैं आपकी पावर से दोबारा से जिंदा हुआ, जिस वजह से मेरा दिल खुशियों से भर गया है, तो इसलिए मैं आपको हमेशा फॉलो करूंगा। तब जिन्वू हमारी तरह ये सोचने लगता है कि अगर जनरल रैंक पर पहुंचने के बाद ये शैडो बोल सकती है तो शायद अगर बाकी शैडोज भी जनरल रैंक तक पहुंच जाएं तो शायद वो भी बोलना स्टार्ट कर दे, क्योंकि डीमन कैसल में हमने देखा था कि जिन्वू की कुछ मेन शैडोज लेवल अप हो गई। तो इसका मतलब यही है कि जिन्वू के लेवल अप के साथ साथ उसकी शैडोज का भी लेवल अप होता है और यहाँ पर तो जिन्वू 100 लेवल तक पहुँच भी चुका है। तब जिन्वू उस ब्लैक आर्ट का नाम बैरू रखता है और जिन्वू बाकी आर्ट्स की शैडोज को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तब हमें पता चलता है कि बाहर अभी भी 4000 आर्ट्स जिंदा होती है, जिनके साथ सभी हंटर्स लड़ रहे होते हैं और जिन्वू सभी आर्ट्स को ठिकाने लगाने का जिम्मा बैरू को दे देता है, जहाँ पर बैरू जाकर जिन्वू के दोस्त सॉन्ग को बचा लेता है और बैरू को देखकर जूही को ये एहसास हो जाता है कि इसके पीछे जिन्वू ही है। तब कुछ आर्ट्स ने उस हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया होता है, जिसके अंदर बाकी सारे एस रैंकर्स वापस जा रहे थे और क्योंकि बाकी सभी एस रैंकर्स अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुए थे तो इसलिए उन सभी को उन आर्ट्स को रोकने में काफी मुश्किल हो रही होती है, जिस वजह से वो आर्ट्स उन पर भारी पड़ती हैं। पर जिन्वू अपने ड्रैगन काइजर के साथ जाकर उन सारी आर्ट्स का खात्मा कर देता है, जिस वजह से जेजू आइलैंड की चौथी रेड सक्सेसफुल हो जाती है और सभी लोग इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर कुछ आर्ट्स होती है जो कि जापान की तरफ चली गई होती है, पर वहाँ पर भी उनका एक एस रैंकर मौजूद होता है जो कि अपने एक ही वार से सभी आर्ट्स का खात्मा कर देता है। वैसे पता नहीं ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि इसे तो लड़ाई के मैदान में होना चाहिए था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो गोटो और बाकी जापान हंटर्स के गोटे बच जाते। तब सभी लोग रेड में मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने लगते हैं और कुछ लोग जिन्वू को हीरो मानने लगते हैं, क्योंकि उसी की वजह से ये रेड सक्सेसफुल हुई होती है। पर कुछ लोग उसे ब्लेम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर जिन्वू पहले पहुंच जाता तो इतने सारे हंटर्स ना मरते। और कायदे से देखा जाए तो ये बात सच भी है, क्योंकि जिस हिसाब से जिन्वू ने पहले से शैडोज भेजी हुई थी उस अकॉर्डिंग तो इसे सबसे पहले एहसास हो गया होगा कि हंटर्स मर रहे हैं। पर वो तब आया जब टीआरपी को हाई करना था और ऊपर से उसकी जानेमन भी तो खतरे में थी। पर जानेमन को जब पहली बार मारा गया था इसे तो तभी आ जाना चाहिए था, पर शायद मम्मी के कहने पर सामान लेने चला गया होगा। तब जिन्वू लोगों की बातों से थोड़ा उदास हो जाता, पर बेक उसे समझाता है कि उसी की वजह से बाकी सभी लोग आज जिंदा हैं, तो इसलिए उसे गर्व से अपना सिर ऊंचा रखना चाहिए। तब चेयरमैन गो जिन्वू से मिलने आ जाते हैं और उसे रेड का शुक्रिया अदा करके उसके नेक्स्ट प्लान्स के बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि अब जिन्वू ने दुनिया को अपनी असली ताकत दिखा दी है, तो इसलिए अब सभी जानना चाहते हैं कि आखिरकार अब जिन्वू करेगा क्या। तब जिन्वू गो को बताता है कि अब वो किसी और गिल्ड की जगह अपना खुद का एक गिल्ड खोलना चाहता है। तब यहाँ दूसरी तरफ कुछ हंटर्स को
जेजू आइलैंड पर भेजा जाता है ताकि वो वहाँ की सारी सिचुएशन को एनालाइज कर सके। पर तभी उन्हें वहाँ पर कुछ खतरनाक लोग मिलते हैं और उनमें से एक तो उन्हें चुटकी मारते ही बेहोश कर देता है और हम देखते हैं वो किसी को ढूंढ रहे होते हैं जिसकी पावर को एनालाइज करके वो वहाँ पर पहुंचे हैं। पर उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता कि वो पावर इंसानों की मदद करने लगी हुई है। वैसे तो हमें यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता, पर क्योंकि सोलो लेवलिंग के क्रिएटर्स ने ये कहा था कि हमें आखिरी में मोनार्च दिखाए जाएंगे, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों मोनार्च ही हो और जिस पावर को वो ढूंढ रहे हैं वो और कोई नहीं जिन्वू की पावर है। वैसे यहाँ पर हम जिन्वू के फादर को भी देखते हैं और उनके लुक से ऐसा लग रहा होता है कि जिस खतरे की वो बात कर रहे थे वो यही है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि चेयरमैन गो ने जिन्वू को अपना गेट बनाने की परमिशन दे दी होती है, जिसे सुनकर यो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हान भी उस गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए जिन्वू से रिक्वेस्ट करने लगती है। तब जिन्वू को चेयरमैन गो का फोन आता है जो कि उसे एक बी रैंक गेट के ऊपर जाने के लिए कहते हैं और क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है तो इसलिए कोई भी हंटर वहाँ पर नहीं पहुँचा होता। तब जिन्वू अकेले ही उस बी रैंक गेट के अंदर चला जाता है, पर जिन्वू के उस गेट के अंदर एंटर करते ही वो गेट रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है। पर जिन्वू के लिए ये कोई नई बात नहीं होती और इस बार तो उसके पास काफी बड़ी आर्मी हो चुकी है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सारे अवेंजर्स आखिरी लड़ाई के लिए असेंबल हुए हों। तब यहाँ चा जिन्वू के बारे में सोच रही होती है क्योंकि उसे जिन्वू तक पहुँचना होता है ताकि वो उसके साथ मिलकर लड़ सके और यहाँ जिन्वू अपनी आर्मी के साथ रेड गेट को क्लियर करने लगता है। हंटर्स पैदा ही शिकार करने के लिए हुए और डंजन एक खतरनाक दुनिया है जहाँ पर हमें शिकारी से शिकार बनने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। हमें नहीं पता इस दुनिया में हमारी पोजीशन कब कैसे चेंज हो जाए और इस दुनिया में हमेशा मौत हमारा इंतजार कर रही होती है, पर फिर भी हम हंटर्स लड़ाई के मैदान में जरूर जाते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने कितने ताकतवर एनिमीज हैं। हर हंटर अलग अलग रीजंस के लिए लड़ता है, जिनमें से कुछ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ अपने विचारों के लिए, कुछ खुद को प्रूफ करने के लिए और कुछ तकदीर को चेंज करने के लिए। तो अब गाइस यहाँ पर मोनार्च की एंट्रीज तो हो चुकी हैं, तो इसका मतलब यही है कि अगले वाले सीजन में शायद हमें मोनार्च की लड़ाई देखने को मिले। वैसे तो जिन्वू अभी तक बस सोई लेवल तक पहुंचा है, पर क्या आपको लगता है कि इस लेवल पर वो मोनार्च का सामना कर पाएगा? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अब तक जिन लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो उन्हें व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हम बिहाइंड द सीन काफी सारी चीजें शेयर करते रहते हैं। बाकी नेक्स्ट सीजन जैसे ही आएगा उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले सीजन के पहले एपिसोड को देख पाओ।